Assalamualaikum dear students, my name is Ali Sher and I will be teaching you physics according to entry test preparations. And as you know that हमारा जो फर्स्ट सबसे पहला यूनिट है सेकेंड ईयर की बुक के अकॉर्डिंगली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारे एंट्री टेस्ट के सिलेबस में शामिल है, हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर स्टडी करना है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक कूलम्स लॉ होगा, जो कि हमने बेसिकली जो है ना डिटेल में जाके स्टडी करना है, ताकि उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से हमें पूछे जा सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ सकें। अब जो सबसे पहली बात है ना वो ये है कि चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी सेकेंड ईयर की बुक बड़ी खूबसूरती से लिखी गई है, जिसमें सबसे पहले वो हमें बताता है चार्जेस के बारे में और चार्जेस भी कैसे स्टडी करने हैं रेस्ट पर। सेकेंडली दूसरे चैप्टर में जाके दूसरे यूनिट में जाके वो चार्जेस की मोशन के बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछेगा। तीसरे चैप्टर में जाके हम उसी चीज़ को, उसी चार्ज की मोशन के इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो हमारी बुक है ना सेकेंड ईयर की, ये सारी की सारी लिखी गई है। और हमारे एंट्री टेस्ट के सिलेबस में भी जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल इन सब को मिला के ही हमने आगे स्टडी करने हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो सिंपल, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच का नाम है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं और चार्जेस को भी रेस्ट पर स्टडी करते हैं। देखें, वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? ये वर्ड इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, एंड द वर्ड स्टैटिक्स मीन्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी आपने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली बात, वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज, एंड सेकेंडली वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। यानी रेस्ट पे चार्ज को हमने स्टडी करना है। तो सिंपल, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी पूरी की पूरी जो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है, इसका एक हार्ट कंसिडर कर लें आप। पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें इन्हीं से मिलकर बनी हुई हैं। एटम भी आपको पता है छोटे से छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड इवन दो वी नो दैट कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या आगे फर्दर जो है ना क्वार्क्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं। यानी पूरी कायनात में जो हर चीज़ है वो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स को, जारी सी बात है आपने होल्ड करके रखना है। तो होल्ड करने वाली फोर्स, वो वाली फोर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखती है, बाइंड करके रखती है, इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन देखिएगा, द फोर्स विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दैट फोर्स इज नेम्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ अ सिंपल क्वेश्चन, आपसे मेरा एक सवाल ये है, आपने डिफाइन करना है चार्ज क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय चार्ज? आपने चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है, चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है? डिफाइन चार्ज। चार्ज के बारे में याद रखें, चार्ज एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है, चार्ज वो चीज़ होती है जो कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। वी कैन से दैट चार्ज इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी को कहा जाता है। और कौन सी प्रॉपर्टी बॉडी की उसका चार्ज कहलाती है? याद रखें, ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की उसका चार्ज कहलाती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकती है या वो उसे क्या कर सकती है? रिपेल कर सकती है। तो अट्रैक्ट और रिपेल करने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरी बॉडी को, ये प्रॉपर्टी कहलाती है चार्ज। इसे चार्ज कहा जाता है। नाउ कम्स टू द सेकेंड थिंग कि चार्ज की नेचर कौन कौन सी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक चार्ज वो होता है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज वो होता है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज, आपको मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो अगर मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से मटेरियल के अंदर जो चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज नेम्ड एज पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से जो मटेरियल के ऊपर चार्ज आएगा, दैट चार्ज विल बी अ नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करना चाह रहे हैं तो हम उसके ऊपर चार्ज लेके कैसे आएंगे?
यानी इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे करेंगे या इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे करेंगे। तो याद रखें किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीक़ेकार दो होते हैं। कौन कौन से? पहला तरीक़ेकार, आप उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं सिंपली बाय द फिनोमिना ऑफ फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से चार्ज करने का क्या मतलब है? आप दो बॉडीज़ को आपस में रब करें, दो बॉडीज़ की रबिंग करवाएं। अगर दो बॉडीज़ आपस में रब हो रही हैं तो इनकी रबिंग की वजह से बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को लेके आने के लिए आप उस बॉडी को क्या कर सकते हैं? अगर आप चार्ज लेके आना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी सिंपली बाय द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी कैन चार्ज अ बॉडी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी को यही नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में याद रखें कि लेट्स से मेरे पास ये कोई बॉडी है, ये कोई प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप किए हुए हैं। ये एक मेरे पास चार्ज्ड बॉडी है। मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट को एक स्फीयर के करीब लेके जाता हूँ और ये जो मेटालिक स्फीयर है, आपको पता है इस मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इस मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट मैं इसके करीब लेकर जा रहा हूँ, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या करेगी, ये इस मटेरियल के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्जेस को दूर भेज देगी, उनको रिपेल कर देगी। इसका मतलब यह पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो गए और नेगेटिव चार्जेस करीब आ गए। अगर पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हुए हैं, नेगेटिव चार्जेस करीब आ गए हैं, तो इस मटेरियल का एक एंड देखें सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, दूसरा एंड देखें सारा का सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस बात का मतलब ये होगा, स्टिल आप लोग इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि भाई अभी भी ये बॉडी एज अ होल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। आप इस रॉड को एक स्फीयर के करीब लेके जाते हैं और इस स्फीयर के साथ आपने एक और स्फीयर को इन कांटेक्ट रखा होगा। देयर आर टू स्फीयर्स। जैसे ही रॉड स्फीयर के करीब आएगी तो ये स्फीयर के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव चार्जेस को दूर भेज देगी। ये नेगेटिव चार्जेस मूव करके दूसरे स्फीयर के इस कॉर्नर के ऊपर इकट्ठे होंगे, यानी इन दोनों स्फीयर्स का आपस में कांटेक्ट होने की वजह से दोनों के नेगेटिव चार्जेस एक एंड पर आ गए, दोनों के पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे चले गए। आप एब्रप्टली इन दोनों स्फीयर्स को अलग कर दें। जब आप इनको अलग करेंगे दोनों स्फीयर्स को, तो ये वाले स्फीयर के ऊपर आपको नज़र आएंगे सारे के सारे कौन से चार्जेस, नेगेटिव, और दूसरे स्फीयर के ऊपर आपको जो चार्जेस नज़र आएंगे ये सारे के सारे कौन से चार्जेस होंगे, दीज ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस। तो हमारी बॉडी जो कि इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, अब उस बॉडी के ऊपर क्या आ चुके होंगे, चार्जेस आ चुके होंगे। तो वी कैन डेवलप अ चार्ज। अब याद रखें एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटाइजेशन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है पुत्र। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, क्वांटाइजेशन का मतलब सिंपल ये है कि आप किसी बॉडी के ऊपर कम से कम कितना चार्ज बना सकते हैं। तो हम किसी बॉडी के ऊपर कम से कम जो चार्ज बना सकते हैं ना, वो कम से कम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है। एंड वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो कम से कम कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। लेट सपोज मैंने उस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स होगा। 2 निकालूंगा तो इसके डबल हो जाएगा, 3 निकालूंगा तो इसके ट्रिपल हो जाएगा, 4 निकालूंगा तो इसके 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक बॉडी में से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालूं। इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा ही निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसका मतलब ये है कम से कम किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है या इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो सकता है। एंड दिस इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स दैट आई कैन से दैट बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इस इक्वेशन से जस्टिफाई होगा, Q इज इक्वल टू NE। इस इक्वेशन से चार्ज जस्टिफाई होना है। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि हमें पास पेपर में पूछा जा चुका होगा। सवाल मेरा आपसे ये है, मैं एक MCQ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। MCQ मेरा आपसे ये है कि लेट सपोज मैंने एक बॉडी से 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए।
10^12 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एक बॉडी से रिमूव कर दिए। बताएं इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा। दो बातें बताएं, इस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा कौन सा, दूसरी बात ये बताएं कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा कितना। देखें मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया इसका मतलब यह चार्ज पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके चार्ज बनाया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, 10^12। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन इस्तेमाल करें। इक्वेशन क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू वाट, एन की जगह पे लिख देंगे 10^12 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10^-19। तो 10^12 और 10^-19, दिस विल गिव्स अस चार्ज इज इक्वल टू वाट 1.6 मल्टीप्लाई बाय ये 12 और 19, इनको सॉल्व करें। आपको पता है बेसिक सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 12 प्लस -19 करेंगे तो 12 में से 19 माइनस होंगे, दैट विल बी 1.6 इंटू 10^-7 कूलम्स, इतना चार्ज होगा। अब वो ऑप्शन में आपको ये दे सकता है 1.6 इंटू 10^-7 कूलम्स। अगर ऑप्शन कुछ ऐसे हो, मैं ये लिख दूं कि 0.16 इंटू 10^-6 कूलम चार्ज होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कुछ ना कुछ 9th क्लास में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। यानी 1.6 इंटू 10^-7 कूलम को 0.16 इंटू 10^-6 कूलम लिखा जा सकता है। या मैं ये कह सकता हूँ कि इसको मैं ये लिख दूँ 0.16 माइक्रो कूलम, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि 10^-6 का मतलब माइक्रो होता है। सेकेंडली, यानी ऑप्शन में मुझे वो क्या दे सकता है, ऑप्शन में वो मुझे 1.6 इंटू 10^-7 कूलम दे सकता है। ऑप्शन में मुझे वो 0.16 इंटू 10^-6 कूलम दे सकता है। ऑप्शन में मुझे वो 0.16 माइक्रो कूलम दे सकता है। या वो मुझे ऑप्शन में अगर ये लिख दे 1.6 इंटू 10^-7 था ना, अगर मैं इसको ये लिख दूँ 160 मल्टीप्लाई बाय 10^-9 कूलम, तो मैंने वही किया ना। 1.6 को जब मैं 16 लिखूंगा तो वो 10^-8 हो जाएगा, 7 नहीं रहेगा। अगर मैं इसे 160 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा 10^-9, एंड यू नो दैट 10^-9 नैनो कूलम भी होता है। यानी एक ही चीज़ के आंसर्स मल्टीपल है, हो सकते हैं, और ये आंसर्स ही आपने जो है ना, जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन में कई बार ऑप्शंस मिलती जुलती जो है ना वो नीचे दे दी जाती हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। नाउ कम्स टू द मेन टॉपिक। ये हमने चार्ज के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा। हमने कहा चार्ज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी दूसरी बॉडी को, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को या अट्रैक्ट कर सकती है या बॉडी को क्या कर सकती है, रिपेल कर सकती है। तो बॉडी के ऊपर दो तरह का चार्ज हो सकता है, या पॉजिटिव होगा या बॉडी के ऊपर नेगेटिव होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। मैं पॉजिटिव भी बना सकता हूँ, मैं नेगेटिव भी बना सकता हूँ। पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला था, नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एंड ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वेज है हमारे पास। या तो हम बॉडी को रबिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, या हम बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, सिंपली बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि चार्जेस के दरमियान फोर्स हो सकती है। वो फोर्स कौन सी हो सकती है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, कूलम्स लॉ ये कहता है कि भाई 2 चार्जेस है ना, अगर 2 चार्जेस, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ये किसके बराबर होगी, ये कैसे निकाली जाएगी। तो देखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, एक बात याद रखें, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कब होगी और किन के दरमियान होगी, जब मेरे चार्जेस अनलाइक होंगे। अनलाइक चार्जेस का क्या मतलब है, जो कि डिफरेंट होंगे, ऑपोजिट इन नेचर होंगे। जैसे कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात भी हो सकती है, तो 2 चार्जेस के दरमियान रिपल्शन भी पॉसिबल है। रिपल्शन कब होगी, जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहे अट्रैक्ट करें चाहे रिपेल करें, लगाएंगे तो फोर्स ही। फोर्स जब लगाएंगे तो इस फोर्स का चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। तो देखें स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। पूरी स्टेटमेंट में ना जो बात गौर तलब है वो ये है कि पॉइंट चार्जेस किन्हें कहा जाता है। ये हमारी डिस्कशन है, हम बात करते हैं पॉइंट चार्जेस के बारे में।
पॉइंट चार्जेस याद रखें पुत्र, पॉइंट चार्जेस उन चार्जेस को कहा जाता है, पॉइंट चार्जेस वो वाले चार्जेस को बोला जाता है जिनके दरमियान में डिस्टेंस, जैसे लेट सपोज एक चार्ज मेरा ये है, पहला चार्ज, एक चार्ज मेरा ये है, ये दूसरा चार्ज, पहले चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ ये Q1 है, दूसरे चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ ये Q2 है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ सपोज करें R से। तो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R है, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड, पहले का Q1 था, दूसरे का Q2 है। दोनों के दरमियान दोनों चार्जेस को मैं पॉइंट चार्जेस कब कहूँगा, इनके दरमियान में डिस्टेंस देखें R, क्या इनके साइजेस की निस्बत ज़्यादा है कि कम है? अगर तो ये डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान उनके साइज़ की निस्बत ज़्यादा है तो याद रखें फिर ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। तो दोज चार्जेस इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू देयर साइजेस, ये वाले चार्जेस कहलाते हैं पॉइंट चार्जेस। तो ये वाले चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड या इनके साइज़ की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये पॉइंट चार्जेस हैं। एंड कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस एज वेल एज स्टैटिक चार्जेस। कूलम लॉ ये कहता है दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, इस फोर्स का चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तो इन शॉर्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला मेरे पास आएगा F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये मेरे पास चार्जेस के दरमियान फोर्स का एक्सप्रेशन बन गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो चीज़ बड़ी गौर तलब है ना वो K है। K किसे कहा जाता है? K एक कॉन्स्टेंट है पुत्र। कौन सा कॉन्स्टेंट है K? K stands for what? Coulomb's constant. K stands for what? Electric constant as well. इसे Coulomb's constant भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। K की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये वैल्यू याद रखनी है आपने, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू है। K की वैल्यू तो मेरे पास है, एक कांस्टेंट वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। इसके यूनिट्स कैसे निकाले मैंने, देखें ऊपर वाले फार्मूला में R² डिवाइड हो रहा है ना, तो F के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, यानी वी विल हैव K इज इक्वल टू व्हाट, F × R² डिवाइडेड बाय Q1 × Q2। फोर्स के बारे में आप जानते हैं, यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो इट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दोनों चार्जेस का यूनिट कूलम भी होगा ना, तो कूलम इंटू कूलम दैट बिकम कूलम स्क्वायर। तो मेरे पास यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। भाई गौर से आपने ये बात सुननी है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना आगे जाके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना गलत देना है, क्योंकि आप लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है। मैं आपको बात भी बताऊँगा, फिर आपको वो याद भी रहेगी। तो K इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 × 10⁻⁹, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखो पुत्र, K की वैल्यू डिपेंडेंट होती है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर। पहली बात जिसके ऊपर K की वैल्यू डिपेंडेंट होगी, K की वैल्यू डिपेंडेंट होती है चार्जेस के दरमियान मौजूद नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर K की वैल्यू डिपेंडेंट होती है। दूसरी बात याद रखें, K की वैल्यू डिपेंडेंट होती है किस चीज़ के ऊपर, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी जो यूनिट का सिस्टम है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में आप बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगा तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर नेचर ऑफ मीडियम चेंज होगा तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मेरे पास फोर्स आ गई, कूलम्स फोर्स KQ1 Q2 ओवर R²। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। K का फार्मूला याद रखें, K इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये K का फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। आप लोगों ने FSC में लेक्चर्स के दौरान ये बात पढ़ी भी हुई है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें पता करना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा किसे जाता है। परमिटिविटी किसे कहा जाता है? परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी को कहा जाता है। परमिटिविटी किसी मीडियम की एबिलिटी को कहा जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मीडियम की जो कि चार्जेस के दरमियान फोर्स को इफेक्ट करती है, दैट प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज परमिटिविटी। अगर फोर्स ज़्यादा इफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब यह परमिटिविटी ज़्यादा है, अगर फोर्स कम इफेक्ट हो रही है तो परमिटिविटी कम है। एक बात ना आपने याद रखनी है, जो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है ना, उस फोर्स का चार्जेस के दरमियान मौजूद जो मीडियम है, उस मीडियम की परमिटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसे, हम ये करके देखते हैं। फार्मूला में K की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय,
4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स का एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेशन देखें हाँ ज़रा, इन्वर्स रिलेशन है, यानी मीडियम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। एप्सिलॉन नॉट को हमने नाम दिया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। के का एप्सिलॉन नॉट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली के इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू एप्सिलॉन नॉट। तो जो यूनिट के थे ना, उसके रेसिप्रोकल यूनिट होंगे एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स क्या थे अभी बताए मैंने आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, नाउ इसका मतलब ये है जब चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज होगा ना, तो मीडियम के चेंज होने की वजह से चार्जेस की दरमियान जो फोर्स है वो इफेक्ट होगी। तो अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के केस में, वैक्यूम के केस में फोर्स ये है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर दरमियान में मैं फ्री स्पेस ना रखूँ, कोई और मीडियम रख दूँ, फॉर एग्जांपल पेपर रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर रख देते हैं, फॉर एग्जांपल एयर को रख देते हैं, तो भाई फिर परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, द फार्मूला ऑफ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, एफ एम लिख रहा हूँ, एफ एम दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू, अब मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा, अब मैं परमिटिविटी लिखूंगा उस मीडियम की, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस को शो करता है ना, और मीडियम की परमिटिविटी के लिए हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी कुछ और है, मीडियम की परमिटिविटी कुछ और है, तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो फोर्स भी डिफरेंट होगी। ऐसा पैरामीटर, ऐसा रिलेशन जो कि वैक्यूम की परमिटिविटी को मीडियम की परमिटिविटी के साथ रिलेट करता है, उसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, या रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से दैट रिलेटिव परमिटिविटी दोनों परमिटिविटी की आपस में रेशियो है, और ये एक्चुअली एक मीडियम की परमिटिविटी हमें बता रही है फ्री स्पेस के लिहाज से। तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर आई एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। तो बेटा देखें, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि मीडियम की परमिटिविटी बराबर होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। आप अपने फार्मूला में जो आपने मीडियम की मौजूदगी में फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला की इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ। इस इक्वेशन में ज़रा एप्सिलॉन की जगह पे वैल्यू तो पुट करें। एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इट विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन की जगह पे जब आप लिखोगे वैल्यू, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन और मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये वो फोर्स है जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम होगी, ये वो वाली फोर्स है मीडियम की प्रेजेंस में। अब इक्वेशन 1 को ज़रा गौर से देखें, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आप वो वाली फोर्स देखें जो मैंने मीडियम की प्रेजेंस में लिखी है, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में ना बच्चे, मैं कुछ पैरामीटर्स को ऐसे जो है ना इस लाइन के अंदर लिख रहा हूँ, कि मैंने कुछ पैरामीटर्स मार्क किए हैं। Q1 को मार्क किया, Q2 को, 4 पाई को, एप्सिलॉन नॉट को और आर स्क्वायर को। ये सब मिलकर वो फोर्स बताते हैं जो कि वैक्यूम की मौजूदगी में होती है। इट मीन्स the force in the presence of medium that is equal to force in the presence of vacuum divided by epsilon और बचा सिर्फ epsilon और को इधर ले आओ और मीडियम की फोर्स को उधर ले जाओ, आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन आ गई, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। तो मैंने आपको रिलेटिव परमिटिविटी की पहले 2 डेफिनेशंस बताई हैं। पहली क्या थी, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरी क्या थी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तीसरी क्या बन गई, रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये भी रिलेटिव परमिटिविटी बन गई। एक बात याद रखें, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। पहली बात, मेरे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा,
तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फार्मूला था उसमें देखो ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, या ये वाला फार्मूला देखो फोर्सेस वाला, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, ऊपर नीचे सेम पैरामीटर्स हों तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी हैव नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट नहीं होते। ओके, कोई यूनिट नहीं होंगे। नाउ अब हमने जो बात डिस्कस करनी है, कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। ये बात एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है। सवाल क्या है? सवाल ये है, सपोज करें मेरे पास ये एक चार्ज है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं आपसे कहता हूँ ये 100 कूलम है। मेरे पास एक दूसरा चार्ज है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं आपसे कह देता हूँ, सो लेट्स से ये 1 कूलम है। एक चार्ज मेरे पास 100 कूलम का है, एक चार्ज मेरे पास 1 कूलम का है। दीज आर द टू चार्जेस। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो 100 कूलम वाला चार्ज है ना, 100 कूलम वाला चार्ज, उसने 1 कूलम वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन। ठीक है, 100 कूलम चार्ज जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये मैंने आपको फोर्स बता दी, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन है। मैंने आपसे ये पूछना है, बताएं 1 कूलम वाला चार्ज 100 कूलम वाले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। ये जो मैंने ऊपर वर्ड लिखा है ना म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है जितनी फोर्स पहला चार्ज दूसरे के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले के ऊपर लगाएगा। फोर्सेस आर इक्वल, सेम होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। यानी अगर पहला चार्ज फोर्स टुवर्ड्स राइट लगाएगा तो दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन उतनी ही मैग्नीट्यूड की होगी, फोर्स ज़्यादा या कम नहीं होगी, सेम मैग्नीट्यूड की होंगी। यानी यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड हो गया। और थर्ड लॉ न्यूटन का क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं इसको कुछ यूँ लिख देता हूँ, फोर्स F12, फोर्स लगाई, फोर्स एक्सर्ट हुई 1 के ऊपर, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, यानी कोई एक चार्ज है 1, उसके ऊपर दूसरे चार्ज ने फोर्स लगाई वो F12 है। दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड चार्ज बाय 1। ये दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन साथ में एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों फोर्सेस ने एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनाया हुआ है। दैट्स वाई ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। मेरा आपसे सवाल है, पहला सवाल, वी नो दैट कूलम्स फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। तो K किसके बराबर होगा? K इज इक्वल टू वाट? K इज इक्वल टू वाट? F इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। कूलम लॉ से ही मैंने K की वैल्यू लिखी ना। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि मैंने चार्जिस के दरमियान फोर्स को डबल कर दिया है, मैंने चार्जिस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दिया है, मैंने चार्जिस की मैग्नीट्यूड दोनों को हाफ कर दिया, अगर मैंने ऐसा काम किया बताएं K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करें सॉल्व इस चीज़ को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से क्या करेंगे? सॉल्व करने बैठ जाएंगे। लेकिन याद रखें, अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि K की वैल्यू डिपेंडेंट होती है सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर। पहली बात सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, दूसरी बात नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, R पर डिपेंडेंट नहीं होती, Q1 या Q2 पर डिपेंडेंट नहीं होती। यानी एक मैं कलेक्टिव स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, ये आपने याद रखनी है। किसी भी फिज़िक्स की इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है ना, वो अपनी ही इक्वेशन के पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे इक्वेशन क्या थी? F इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में लिखी थी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में देखें K एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपनी ही इक्वेशन के पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो फोर्स को चेंज करने से, R को चेंज करने से, Q1 को चेंज करने से, Q2 को चेंज करने से K की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, एक और सवाल करते हैं। सवाल मेरा ये है, मैंने चार्जिस के दरमियान डिस्टेंस को कर दिया डबल, यानी इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जिस बिकम्स डबल, चार्जिस के दरमियान डिस्टेंस को मैं कर दूं डबल, और चार्जिस की मैग्नीट्यूड को भी, यानी Q1 की मैग्नीट्यूड को मैंने कर दिया डबल। सिमिलरली मैंने Q2 की मैग्नीट्यूड को भी क्या कर दिया? डबल। चार्जिस की मैग्नीट्यूड भी डबल कर दी मैंने, डिस्टेंस भी डबल कर दिया। बताएं फोर्स कितनी हो गई? फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ा? कितनी हो जाएगी? इज़ इट डबल? इज़ इट 4 टाइम्स? इज़ इट हाफ? या इज़ इट 1/4? देखें यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स बराबर है किस चीज़ के? दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1
मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये मेरे पास एक्सप्रेशन बना। इस एक्सप्रेशन में मैंने ये कहा था, मैंने चार्ज Q1 को डबल कर दिया, तो इसका मतलब ये Q1 के साथ 2 आएगा, सिमिलरली Q2 के साथ भी 2 आएगा, तो दोनों के साथ 2 आ गया। 2 × 2 4, यानी ऊपर चेंज आया 4 का। डिस्टेंस भी डबल किया था ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इट मीन्स नीचे भी क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो ये 4 4 से कट जाएगा पुत्र, आपके पास फोर्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स विल रिमेन सेम, फोर्स सेम रहेगी। ये बात पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट कुछ बातें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिहाज से ही इन बातों को डिस्कस करते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम में आपने मुझे एक बात बतानी है। मेरे पास ना ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में मैंने हर एक वर्टिस के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। इधर मैंने चार्ज रखा हुआ लेट सपोज 2 कूलम का, इधर मैंने चार्ज रखा हुआ 2 कूलम का, इधर मैंने चार्ज रखा हुआ 2 कूलम का। ये वाला चार्ज मेरा पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज मेरा नेगेटिव है, ये वाला चार्ज मेरा पॉजिटिव है। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर ये वाला वर्टिस ए है, ये वाला वर्टिस बी है, और ये वाला वर्टिस सी है, तो बताइएगा कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान, कौन से दो वर्टिसेस के दरमियान फोर्स मैक्सिमम होगी, कूलम फोर्स मैक्सिमम होगी। तो देखें, फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नीट्यूड के, चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ, और फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है चार्जेस की मैग्नीट्यूड, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। अब आप किसी भी दो वर्टिस के चार्जेस के प्रोडक्ट लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 ए और बी लेट सपोज मैं ले लेता हूँ, तो 2 × 2 4, मैं ए और सी ले लेता हूँ तो उसका भी 2 × 2 4, बी और सी ले लेता हूँ तो उसका भी 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट हर एक वर्टिस के दरमियान सेम है। बात आ गई डिस्टेंस की। ट्रायंगल में आपको पता है सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है और सबसे छोटी साइड परपेंडिकुलर होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सबसे कम बी और सी के दरमियान है। अगर बी और सी वाले पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है तो फोर्स सबसे ज़्यादा बी और सी के दरमियान होगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड थिंग। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन वो होंगे जो कि पास पेपर्स के अंदर, ये यूएचएस जो पहले कंडक्टिंग अथॉरिटी थी तब यूएचएस के पेपर में या नाम्स के पेपर में या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हुए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। मेरा आपसे सवाल ये है अगला, मैं चाहता हूँ कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है ये पहले की निस्बत कितनी हो जाए। मैं सिंपली फोर्स आपको बता देता हूँ, दैट फोर्स इज़ इक्वल टू, लेट्स से जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान, ये मैं फोर्स करना चाहता हूँ चार्जेस के दरमियान हाफ। ठीक है, फोर्स आपने हाफ करनी है चार्जेस के दरमियान। पॉइंट ये है कि ये फोर्स हाफ करनी है डिस्टेंस को चेंज करके। बताएं डिस्टेंस कितना कर दें कि चार्जेस के दरमियान फोर्स हाफ हो जाए, ये हमारा सवाल है। तो ये देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसे। बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्टेंस चेंज करना है ना, तो फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। आप रेशो लिखें, रेशो लिखनी आनी चाहिए आपको। रेशो देखें, रेशो बड़ी सिंपल होगी पुत्र, एफ इज F1 डिवाइडेड बाई F2, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब इन्वर्स रिलेशन है तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया, रेशो बन गई। मैंने कहा था मैंने फोर्स क्या करनी है, हाफ करनी है। तो पहले वाली फोर्स जो इनिशियल फोर्स है जो F1 है, सपोज इसे मैं F लिख देता हूँ। बाद वाली फोर्स क्या करनी है आपने, हाफ करनी है, तो इसे F/2 लिख दें। पहले वाला जो डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान, लेट सपोज इसे हम R लिख देते हैं, तो R1 की जगह पे R आ गया, R स्क्वायर। बाद वाला डिस्टेंस मैंने निकालना है, इसे हम R प्राइम कह देते हैं, R प्राइम स्क्वायर, ये हमने निकालना है। तो देखें ये सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंगली F से कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा। 2 इज इक्वल टू वाट, 2 इज इक्वल टू R प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो R प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू R स्क्वायर। सो सिंपली बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, R प्राइम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, √2R। यानी अगर आप चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू को, अगर आप चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू को स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स कर देंगे ना, तो आपकी जो फोर्स होगी चार्जेस के दरमियान वो हाफ हो जाएगी। द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल जो हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर मैं आपको एक असाइनमेंट छोटी सी दूंगा, तो आपने घर से
बैठ के अपने फ्री टाइम में आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, एमसीक्यू हमारा सिंपल क्वेश्चन है, लेट सपोज हमने चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज रिड्यूसेस टू हाफ, हाफ कर दिया डिस्टेंस, ओके। एंड द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। मैंने चार्जेस को ऐसे मीडियम में रख दिया है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। आप बताएं इन चार्जेस के दरमियान फोर्स अब कितनी हो जाएगी अगर पहले एफ थी तो। सॉल्व करने के लिए सिंपल फार्मूला ही पिक करेंगे। फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू व्हाट, एफ इज़ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन और मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला है। मैंने क्या किया था, डिस्टेंस हाफ किया था। जब मैं डिस्टेंस हाफ करूँगा तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिख दूँगा, r/2। r/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r/4। वो 4 मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंगली ऊपर चला जाएगा। यानी जब मैंने डिस्टेंस को हाफ़ किया तो नाउ डिस्टेंस को हाफ़ करूँगा तो अब मेरे पास जो फोर्स हो जाएगी डिस्टेंस को हाफ़ करने की वजह से ये हो जानी चाहिए 4 टाइम्स। मैंने आधा पोर्शन सॉल्व किया, अभी आधा पोर्शन। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ़ करूँगा तो फोर्स 4 टाइम्स हो जानी चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली ये देखें मैंने चार्ज को ऐसे मीडियम में रखा है जिस मीडियम के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। तो फोर्स का मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, फोर्स का मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के साथ कौन सा रिलेशन, इन्वर्स। अगर ये इन्वर्स रिलेशन है तो इसकी वैल्यू कितनी सी रिलेटिव परमिटिविटी की बताई मैंने आपको 4। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो फोर्स कितनी हो जानी चाहिए फिर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/4। ये 1/4 हो जानी चाहिए। तो बेटा एक पैरामीटर कह रहा है फोर्स 4 टाइम हो जानी चाहिए, दूसरा पैरामीटर कह रहा है फोर्स 1/4 हो जानी चाहिए। तो दोनों पैरामीटर एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर देंगे, फोर्स विल रिमेन सेम रहेगी। द लास्ट असाइनमेंट आप लोगों की, असाइनमेंट ये है, आप लोगों को लेट सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस के ऊपर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। टॉप के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव, इधर चार्ज पड़ा हुआ है नेगेटिव, इधर चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव। एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल में ना आपने मुझे ये बताना है जो टॉप ऑफ वर्टिस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है ना, इस ट्रायंगल के टॉप के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है, इस चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स किस तरफ लगेगी। मैं आपको ऑप्शंस भी बता देता हूँ। ये फोर्स लगेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी। ये फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी। ये वाली फोर्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी, या ये वाली फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी। ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसे कीजिएगा। जब आप इसे करेंगे ना तो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर अगले टॉपिक का हमारा होगा ना उसमें पहले ये करवाऊँगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है पुत्र, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।